धनसियार इंटर कॉलेज रतनपुर मंसूरगंज महाराजगंज में के ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल वर्मा आप लोगों को नरेशन का तीसरा पार्ट इम्परेटिव सेंटेंस को बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली इम्परेटिव सेंटेंस का तात्पर्य आज्ञा सूचक वाक्य होता है। आज्ञा सूचक वाक्य होता है। आज्ञा सूचक वाक्य होता है। और इम्परेटिव सेंटेंस जैसा कि पूरे नरेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इम्परेटिव सेंटेंस में 3 प्रकार के सेंटेंस पाए जाते हैं और वो है पहला आदेशात्मक वाक्य, जिसको हम आदेशात्मक वाक्य, जिनको हम ऑर्डर से संबंधित वाक्य को बोलते हैं। और दूसरा है प्रार्थना सूचक वाक्य, प्रार्थना सूचक वाक्य जिसको हम रिक्वेस्ट के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में है तीसरा आदेशात्मक वाक्य, प्रार्थना सूचक वाक्य और सलाहवाचक वाक्य। सलाहवाचक वाक्य जिनको हम एडवाइस के नाम से जानते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं और तीनों प्रकार के वाक्यों में आदेशात्मक वाक्य, प्रार्थना सूचक वाक्य और सलाहवाचक वाक्य इस इम्परेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि कोई भी वाक्य अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी वाक्य सबसे पहले अपने मेन वर्ब से प्रारंभ होता है। अर्थात मेन वर्ब जिसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं कि कोई भी वाक्य इस टेंस का मुख्य क्रिया से ही प्रारंभ होता है। इसका तात्पर्य ये कि एक्चुअली मुख्य क्रिया से ही क्यों प्रारंभ होता है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट यू होता है और यू हमेशा जो छुपा रहता है और ये हमेशा अपने मुख्य क्रिया से ही प्रारंभ होता है। जो वाक्य अपने मुख्य क्रिया से प्रारंभ हो तो उस वाक्य में आदेश के भाव का बोध हो अथवा प्रार्थना के भाव का बोध हो अथवा सलाहवाचक के भाव का बोध हो तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सबसे मेन चीज ये कि प्रार्थना सूचक सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। एक्चुअली कि जो प्रार्थना सूचक का जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है, इस वाक्य में प्लीज, प्लीज, सर और काइंडली तीनों शब्दों में से कोई न कोई एक शब्द अवश्य आता है। चाहे प्लीज आए, चाहे सर आए, चाहे काइंडली आए, अर्थात वह हमारा प्रार्थना सूचक वाक्य होता है। सलाह वाले वाक्य और आदेशात्मक वाले वाक्य ये एक दूसरे से इंक्लूड होते हैं, मतलब ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। केवल उनको पढ़ने के पश्चात उनके भाव से ही हम पता लगा पाते हैं कि यह इम्परेटिव सेंटेंस का आदेशात्मक वाक्य है कि हमारा सलाहवाचक वाक्य है। बात हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को, इन सेंटेंसों को हम कैसे कन्वर्ट करें, अर्थात डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इन सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं उसको एक बार हम पुनः देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जब किसी वाक्य को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम बनाते हैं तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं डायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट का एक वाक्य लेते हैं। माई टीचर सेड टू मी, माई टीचर सेड टू मी स्टैंड अप, स्टैंड अप, नोटेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। ये हमारा वाक्य है। इस वाक्य में हमने देखा कि माई टीचर सेड टू मी ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और स्टैंड अप ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ये 2 पार्ट है मेरा। मैं आपसे कई बार बता चुका कि वह वाक्य जो इन्वर्टेड कामा में इंक्लूड होते हैं वह वाक्य हमारे रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि रिपोर्टेड स्पीच
में जो वाक्य प्रारंभ हुआ है वह केवल स्टैंड अप है, और स्टैंड अप का मतलब होता है खड़ा हो जाना। ठीक है, माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक मुझसे बोले, स्टैंड अप का मतलब खड़े हो जाओ। मेरे अध्यापक मुझसे बोले खड़े हो जाओ, मतलब ये कि खड़े हो जाने का सेंस ये कि अध्यापक मुझको बोले कि खड़े हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खड़े हो जाओ, उन्होंने केवल ऐसे बोला कि खड़े हो जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट होगा वह यू होगा, और ऑलरेडी यू इस सेंटेंस में हिडन कर दिया गया, अर्थात छुपा दिया गया। इसी तरह से एक वाक्य और मैं लिखता हूं कि माई मदर said to him, इन्वर्टेड कामा में, give me a pencil, give me a pencil, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अर्थात ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ मेरा, और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। ये दो सेंटेंस अर्थात ये डायरेक्ट के स्पीच के दोनों वाक्य हैं। हमने देखा कि माई मदर सेड टू हिम गिव मी ए पेंसिल। अच्छा, एक मिनट हम इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि हमने कहा एक शब्द होता आर्डर, और आर्डर होता है, और एक शब्द होता हमारा एडवाइस, और एक शब्द होता हमारा रिक्वेस्ट। तीन शब्द होते हैं। हमने पहले भी आपको बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में ये तीनों सेंटेंस अलग अलग होते हैं। ये तीनों सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस के तहत ही आते हैं। मतलब ये कि रिपोर्टेड स्पीच में जब इसको हम पढ़ते हैं तो इनका सबसे पहले हम सेंस पता करते हैं कि व्हाट इज सेंस ऑफ दिस सेंटेंस। इफ वी फाइंड ऑर्डर then we change said into order are commanded. If we find in reported speech advice, then we change said to if we find request in reported speech, then we change said to requested. सेंस मेरा ये है कि हम रिपोर्टेड स्पीच को जब ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो इसका हम सेंस पता करते हैं। इसका बाय नेचर व्हाट इज सेंस, अर्थात नेचर के द्वारा, इस सेंटेंस की नेचर के द्वारा कि इसमें कि क्या भाव है। भाव आदेश का है कि सलाह का है कि प्रार्थना का है। सबसे पहले हम सेंस पता कर लेते हैं कि इसमें से किसका सेंस है। और हकीकत बता दें कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंस होता है उसी के अनुसार ये सैड का परिवर्तन करते हैं। नियम है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर आदेश के भाव का बोध हुआ हो तो सैड जो होता है, इस सैड को हम आर्डर, अगर आदेश के भाव का बोध हुआ है तो हम आर्डर को आर्डर्ड में परिवर्तन कर देते हैं। आर्डर को आर्डर में परिवर्तन कर देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सलाह के भाव का बोध हुआ हो तो हम एडवाइस को एडवाइस में परिवर्तन कर देते हैं। एडवाइस में परिवर्तन कर देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रार्थना के भाव का बोध हुआ है तो सैड को हम रिक्वेस्टेड में परिवर्तन कर देते हैं। सैड को रिक्वेस्टेड में परिवर्तन करते हैं। ये मैं बार बार बताया कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इसी के सेंस को देखते हुए हम इन से रिपोर्टिंग वर्ब के अर्थात सैड का हम परिवर्तन करते हैं। अगर आर्डर के भाव का बोध है तो आर्डर में सैड को आर्डर में परिवर्तन करते। अगर सलाह के भाव का बोध है तो एडवाइस में अर्थात सैड को एडवाइस में परिवर्तन करते हैं। अगर प्रार्थना के भाव का बोध है तो रिक्वेस्ट को हम रिक्वेस्टेड के भाव में चेंज करते हैं। दूसरी चीज इसको हम देखने से ही पता चल जाता है कि इसमें सेंस क्या है, अर्थात वाक्य के भाव का मतलब क्या है, इसको हम देखने से ही पता चल जाता है। तो हमने देखा कि इसका सेंस जानने के लिए, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस को जानने के लिए हम
इसमें देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखते हैं। मतलब ये कि व्हाट इज सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इट फॉलो द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी बताता है कि इसमें क्या सेंस हो सकता है। अर्थात कि ये हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अर्थात एक सीनियर व्यक्ति किसी जूनियर को जब किसी काम को करने के लिए कहता है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि एक सीनियर व्यक्ति किसी जूनियर व्यक्ति को काम करने का आदेश देता है। अर्थात जब जूनियर किसी सीनियर से कुछ कहता है कोई काम करने के लिए, तो सीनियर हमेशा जो जूनियर होता है हमेशा वो सीनियर से भी हमेशा प्रार्थना करता है। और सलाह की बात हम माने तो चाहे जूनियर या चाहे सीनियर किसी को भी वह सलाह के रूप में कुछ न कुछ दे सकते हैं। इस तरह से हम पता कर लेते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले उपयुक्त ऊपरी वाक्य में यहाँ पर आया माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक मुझसे बोले। अब इस वाक्य में हमने देखा कि माई टीचर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वह माई टीचर है। माई टीचर मेरे अध्यापक, अर्थात अध्यापक जो होंगे वो हमेशा सीनियर होंगे, अर्थात वो हमेशा गुरु हैं। तो इसलिए इसको हम सीनियर जब मानेंगे, जब मेरे अध्यापक आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो मुझे आदेश देंगे चाहे वो मुझे सलाह देंगे, लेकिन वह अध्यापक प्रार्थना नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात में लिखा है कि माई मदर सेड टू हिम, मेरी माँ उनसे बोली कि गिव मी ए पेंसिल, मुझे एक पेंसिल दो। तो माँ जब बोलेंगी तो या तो वह ऑर्डर देंगी या तो वो प्रार्थना या तो वो सलाह देंगी, लेकिन वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। मतलब ये कि सेंस को देख करके और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख करके हम इनका पता लगा लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में पता लगा लेते हैं कि इसमें प्रार्थना है कि आदेश है कि सलाह है। जिसका जो भी सेंस होगा उसके अनुसार से हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के साइड को हम परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे ऑर्डर का है तो ऑर्डर्ड में, एडवाइस का है तो एडवाइस्ड में, और रिक्वेस्ट का है तो रिक्वेस्टेड में हम परिवर्तन कर लेते हैं। दूसरी चीज हम आते हैं इन्वर्टेड कामा पर। इसमें नियम है कि इन्वर्टेड कामा को जब हम रिमूव करते हैं, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य को जब हम बनाते हैं और जब इन्वर्टेड कामा को हम रिमूव करते हैं तो टू से जोड़ते हैं। टू इज दैट वर्ड विच कंडक्ट टू सेंटेंस और विच कंडक्ट टू सेंटेंस, सो इट इज कंडक्टिंग वर्ड। अर्थात ये टू जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दोनों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। तो ये टू जो शब्द होता है वो कंजक्शन माना जाता है, अर्थात ये दोनों शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो एक बार पुनः हम देखते हैं, जब इस वाक्य को जब हम परिवर्तन करेंगे तो यहां पर हम ये देखेंगे माई मदर। अब इस वाक्य में ऊपरी वाक्य में देखेंगे, जब इसको हम इनडायरेक्ट में जब परिवर्तन करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा माई टीचर। शब्द का परिवर्तन हम ऑर्डर में करेंगे, क्योंकि अध्यापक मुझे आदेश दे सकते हैं या सलाह दे सकते हैं, लेकिन उपयुक्त रिपोर्टेड स्पीच को देखने से पता चल गया कि यह मेरे टीचर मुझे आदेश दे रहे हैं खड़ा होने के लिए। इस तरह से हम साइड को हम ऑर्डर में परिवर्तन कर लेंगे, यह हमारा ऑर्डर हो गया। और दूसरी चीज, इस टू को हटा देते हैं, पुनः हम ऑब्जेक्ट में लिख लिए। अब इसके बाद में आएंगे रिपोर्टेड स्पीच पर। रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कामा होता है उसको हटाते हैं, हम टू लिखते हैं, जो ये कंजक्शन का कार्य करता है। इस तरह से इनको हटा करके हमने लिख लिया और एक क्रिया के रूप में है, इसलिए इसको हम जो का तो लिख लेंगे
और इस तरह से ये हमारा नरेशन बन गया। लिखा गया कि माय टीचर ऑर्डर्ड मी, मेरे अध्यापक मुझे आदेशित किए टू स्टैंड अप, माने खड़ा होने के लिए, मेरे अध्यापक मुझे खड़ा होने के लिए आदेशित किए। ये इसका हिंदी का तात्पर्य होगा। निचले वाक्य को हम बनाते हैं। लिखा है निचले वाक्य में कि माय टीचर सेड टू मी या माय मदर सेड टू हिम गिव मी ए पेंसिल, मेरी माँ उनसे बोली कि मुझे एक पेंसिल दो, अर्थात मुझे एक पेंसिल दो। हमने इस वाक्य में देखा, रिपोर्टेड स्पीच में देखा कि आदेश के भाव का बोध हुआ है, हालांकि सलाह के भाव का बोध नहीं हुआ है और न तो रिक्वेस्ट के भाव का बोध हुआ है। चूंकि माँ उनसे बोलती हैं इसलिए वो रिक्वेस्ट भी कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे माई मदर ऑर्डर्ड हिम, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, टू लिखेंगे और क्रिया को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब हमने देखा कि गिव के बाद में यहां पर एक प्रोनाउन आया, वो प्रोनाउन आया मी। हालांकि जब रिपोर्टेड स्पीच में when we find any pronoun and first person in first person, then we know that if any reported speech has a pronoun of first person, then it comes for subject of reporting verb। मतलब ये कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का आता है तो वह प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए होता है। अर्थात ये नियम हमने बताया भी था पहले कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का आए, चाहे वह सब्जेक्ट केस में आए, चाहे ऑब्जेक्ट केस में आए, चाहे वो पॉसेसिव केस में आए, चाहे रिफ्लेक्सिव केस में आए, अगर वो फर्स्ट पर्सन का है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए ही आता है। दूसरा नियम कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का न होकर के बल्कि कोई सेकंड पर्सन का आए, तो जब सेकंड पर्सन का रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी प्रोनाउन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए आता है। तो जब इसको हम बनाएंगे अर्थात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमने देखा यहाँ पर मी प्रोनाउन आया और ये जो मी आया फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। जब ये मी बदलेगा तो ये मदर के अनुसार बदलेगा। मदर का मतलब थर्ड पर्सन सी माना जाता है, इसलिए सी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर हर हो जाएगा। ये हर हो गया, हमने पुनः लिख लिया ये पेंसिल, ये हमारा नरेशन होगा। अर्थात अब हमने ये देखे कि दो सेंटेंस का हमने नरेशन बनाया, एक सेंटेंस ये हुआ, एक सेंटेंस ये हुआ। दोनों सेंटेंस में हमने देखा कि इन्वर्टेड कामा के बाद में यहाँ पे जो शब्द सबसे पहले आया इसमें और इसमें, ये दोनों जो शब्द आया ये दोनों वर्ब है। ठीक, इस तरह से यह वाक्य हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का ये वाक्य होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे माई या फादर सेड टू सन, to the sun, read your book daily, इन्वर्टेड कामा क्लॉज फुल स्टॉप। हमने देखा कि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच है। इन्वर्टेड कामा वाले वाक्य सभी रिपोर्टेड स्पीच ही होते हैं। कुछ लोग इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच बोले चाहे रिपोर्टिंग वर्ब बोले, बात दोनों का एक ही है, इसमें कहीं से कोई इम्पट की बात नहीं है। हमने देखा
कि फादर सेड टू द सन, पिता पुत्र से बोले, रीड योर बुक डेली, अपने पुस्तक को रोज पढ़ो। अब इस सेंटेंस को जब हमने देखा, रिपोर्टेड स्पीच को देखा, चूंकि हम बार बार कहते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच ही क्लियर करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या परिवर्तन होने हैं। रिपोर्टेड स्पीच को देख करके हम रिपोर्टिंग वर्ब का ही परिवर्तन करते हैं। ये जिस तरह से इसका नेचर होगा उसी के अनुसार इनका हम परिवर्तन करते हैं। मतलब ये अभी हमने बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता मुख्य क्रिया से ही वाक्य प्रारंभ होते हैं, अर्थात इसमें जो सब्जेक्ट होता है वह हमेशा छुपा रहता है और वह सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, अर्थात जो हमेशा हिडन होता है। ठीक, तो हमने देखा पिताजी पुत्र से बोले। अब इस रिपोर्टेड स्पीच का सेंस हमें यहीं से पता चल जाता है। क्यों कि जैसे पिताजी बोले पुत्र से, अर्थात जब पिता पुत्र से बोलेंगे तो पिताजी पुत्र से प्रार्थना नहीं कर सकते, अर्थात पिताजी पुत्र को या तो वो आदेश दे सकते हैं या तो वे सलाह दे सकते हैं। ठीक, लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रार्थना की स्थिति तब आती है जब जूनियर व्यक्ति सीनियर को कुछ करने के लिए, जब जूनियर सीनियर से कुछ कहता है तब वो प्रार्थना करता है। हालांकि जबकि ये सीनियर जब जूनियर को कुछ कहते हैं तो या तो वह आदेश देते हैं या तो वो सलाह देते हैं। तो हमको यही पता चल गया कि जब पिता पुत्र से कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब या तो वो आदेश दे रहे हैं या तो वो सलाह दे रहे हैं। अब इसमें आदेश और सलाह में क्लियर करने के लिए, थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए हम रिपोर्टेड स्पीच को एक बार पुनः पढ़ेंगे। रीड योर बुक डेली, अपना पुस्तक रोज पढ़ो। अर्थात वाक्य के भाव से पता चल रहा है कि पिताजी पुत्र को सलाह दिए, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में सलाह के भाव का बोध हो रहा है कि पिताजी पुत्र को रोज पुस्तक पढ़ने का सलाह दे रहे हैं। इस तरह से तो अब जब इनको हम इनडायरेक्ट में जब हम परिवर्तन करेंगे, जब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में हम परिवर्तन करेंगे तो लिखेंगे फादर। अब साइड को हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच में सलाह के भाव का बोध हुआ तो साइड को हम एडवाइस में परिवर्तन कर देंगे। साइड को एडवाइस में परिवर्तन कर देंगे। द फादर एडवाइस दे सन हमने लिख लिया और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो टू लिखेंगे जो कंजक्शन का कार्य करता है। हमने बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में इन इंपरेटिव सेंटेंस वी रिमूव द इन्वर्टेड कामा ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, then we write to in place of inverted comma because it conduct it a two sentence to both sentence with two is worth for conjunction, so we write here two. Then we write here reader because there is no subject in imperative sentence and also the subject will be you which is hidden in this sentence, so we write here reader. We find here your is a possessive case of second person and it also came for son because we know that if any reported speech have a second person pronoun, then second pronouns comes for the object of reporting verb. As we know that in this sentence we find the son word is object of this sentence. Then we know that your comes for son and the son is third person. Then the third person's subject will be he and also we write here possessive case of your. Then his possessive case will be his, so we write here his. Book daily, it will be my sentence. अर्थात फादर सेड टू द सन, पिताजी पुत्र से बोले
इन्वर्टेड कामा में रीड योर बुक डेली, हमने इस सेंटेंस को जब पढ़ा तो इस सेंटेंस में हमको सलाह के भाव का बोध हुआ। पिताजी पुत्र को पुस्तक रोज पढ़ने का सलाह दे रहे हैं, इसलिए जब इसका सेंस हम सलाह का पाए तो सैड को हम एडवाइस में बदल दिए। दूसरी चीज, टू को हटा देते हैं नरेशन बनाते समय, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो हम टू लिखेंगे जो कंजक्शन का कार्य करता है, जो दोनों वाक्य को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अच्छा, एक चीज हम और देखते हैं, यहाँ इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो केवल हम टू क्यों लिखेंगे, जबकि इसके पहले जो हमने नरेशन पढ़ा था जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दो सेंटेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वो असर्टिव सेंटेंस में जो कंजक्शन होता है वो दैट होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि जो कंजक्शन होता है वह इफ या वेदर या IW होता है। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में वही परिवर्तन हो जाता है, इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम टू लिख लेते हैं। यह इसलिए ऐसा होता है, यहाँ पर हम दैट भी लिख सकते हैं लेकिन दैट नहीं लिखेंगे क्योंकि इन्वर्टेड कामा के बाद में कोई सब्जेक्ट नहीं है। जब इन्वर्टेड कामा के बाद में अगर कोई सब्जेक्ट यहाँ पर होता तो यहाँ पर हम दैट लिख सकते, लेकिन यहाँ पर कोई सब्जेक्ट न होने के नाते हम यहाँ पर टू लिखते हैं। और दूसरी चीज, जब वर्ब पाई जाती है तो वर्ब के पहले ऑलरेडी टू भी लगाया जा सकता है, इसलिए हमारा कंजक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। अगला वाक्य में लिखता हूं, जैसे श्याम सैड इन्वर्टेड कामा में डोंट गो एनीवेयर इन दिस टाइम, in this time, इन्वर्टेड कामा का फुल स्टॉप। We saw that don't go anywhere in this time, अर्थात इस समय कहीं मत जाओ। यह वाक्य आपका, हमने देखा कि श्याम सैड, श्याम बोला, डोंट गो एनीवेयर अर्थात कहीं मत जाओ, इन दिस टाइम माने इस समय कहीं मत जाओ, ये मेरा वाक्य है। हमने देखा कि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कामा में ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। हमने देखा कि इन्वर्टेड कामा के बाद में पहले क्रिया आती थी, देखा हमने यहाँ पर क्रिया आया है, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के बाद में डोंट आ रहा है। ठीक, तो डोंट आ रहा है तो डोंट का मतलब ये कि ये डोंट हो या डू नॉट हो, दोनों का सेंस एक ही होता है और इन दोनों का मतलब होता है कि डोंट के बाद में जब यहाँ पे गो आया तो गो ये हमारा वर्ब है, डोंट का मतलब डू नॉट होता है और डू नॉट को हिंदी में हम मत बोलते हैं, चूंकि यह वाक्य हमारा निषेधात्मक है, निषेध क्रिएट करता है, किसी चीज को मना करता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में जब इनको हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच को तो पुनः सेंस का पता करेंगे कि इस सेंटेंस का सेंस क्या है, भाव क्या कह रहा है। पढ़ते हैं कि श्याम सैड, श्याम बोला, डोंट गो मत जाओ, एनीवेयर माने कहीं भी, इन दिस टाइम माने इस समय कहीं मत जाओ। ठीक, तो हम देखते हैं कि जब श्याम कह रहा है कि श्याम बोला कि इस समय कहीं मत जाओ, तो इसका मतलब श्याम ये सलाह दे रहा है, अर्थात वो एडवाइस कर रहा है कहीं न जाने का। लेकिन हमने तो पा लिया कि इस वाक्य में सलाह दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इन्वर्टेड कामा के बाद में एक डोंट शब्द आ गया जो निषेधात्मक है। तो अब इनको हम कैसे बनाएंगे? एक्चुअली इनको हम, ये निषेधात्मक वाक्य तो है, जब इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब परिवर्तन करेंगे तो इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। ये हमारे दो प्रकार से बनते हैं। दो प्रकार से बनने का मतलब ये कि पहला नंबर, जैसे हम
आसान तरीके से बता रहा हूं कि जैसे हम डोंट को देखे सैड को हम फॉरवर्ड में बदल देंगे। इन्वर्टेड कामा के बाद जब डोंट आए या डू नॉट आए तो सैड को हम कुछ नहीं करते, सैड को हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं, लिखते हैं श्याम श्याम फॉरवर्ड, श्याम फॉरवर्ड। इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम टू लिखेंगे, चूंकि डोंट के बाद में वो आया क्रिया है। जैसे हमने डोंट देख लिया, जैसे हम डोंट देख लेते हैं या डू नॉट देख लेते हैं, तुरंत हम सैड को फॉरवर्ड में बदल देंगे और इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम टू लिखेंगे, क्रिया से डालेंगे टू गो एनीवेयर इन दैट टाइम। ये हमारा परिवर्तन होगा, अंत में फुल स्टॉप कर देंगे। हाँ, दिस का दैट में परिवर्तन हो गया जैसा कि पहले मैं बताया था, लेकिन इनका भी परिवर्तन कभी होता है कभी नहीं होता है। जब वक्ता से कोई चीज ज्यादा नजदीकी की होती है तो नहीं होता है, अगर कहीं दूरी की होती है तभी हम करते हैं। तो हालांकि मैं दिस को दैट में यहाँ पे परिवर्तन कर दिया, ठीक। तो इस तरह से ये वाक्य बनेगा, अथवा एक तरह से हम और इनको बना सकते हैं। ये कैसे? हमने देखा कि डोंट आया है और इसमें जो भाव पाया गया वह सलाह के भाव का बोध हुआ, तो हमने लिख लिया एक तरह से और बना सकते हैं कि जब इस रिपोर्टेड स्पीच में हमने सलाह के भाव का बोध पाया तो सैड को हम एडवाइस में परिवर्तन कर सकते हैं, सैड को एडवाइस में भी परिवर्तन कर सकते हैं। लिखेंगे श्याम एडवाइस्ड, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो टू लिखेंगे, लेकिन यह वाक्य हमारा निषेधात्मक होने के कारण हम लिखेंगे नॉट टू। इस तरह से लिखेंगे, चूंकि यह वाक्य निषेधात्मक है, निगेटिव के रूप में है, इसलिए इसको हम नॉट टू लिखेंगे। इन्वर्टेड कामा को हटाए नॉट टू लिखेंगे, टू नॉट नहीं, नॉट टू। इसलिए टू बाद में रहता है, चूंकि इसके ठीक बाद क्रिया लिखा जाता है, नॉट टू गो एनीवेयर इन दैट टाइम। इस तरह से हम वहां पे परिवर्तन कर लेते हैं। इस तरह से वाक्य हमारा कहीं कहीं एनीवेयर नोवेयर में भी परिवर्तन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं परिवर्तन करेंगे। इस तरह से वाक्य बनेगा श्याम एडवाइस नॉट टू गो एनीवेयर इन दैट टाइम। इस तरह से हमारा परिवर्तन होगा। और एग्जाम्पल के रूप में हम रिक्वेस्ट का भी एक लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ये हमारा वाक्य है, आगे देखता हूं मैं। अगला वाक्य मेरा, हम आते हैं रिक्वेस्ट का। हमने बताया कि जब किसी वाक्य में प्लीज, सर, काइंडली, ये तीन शब्द होते हैं, प्लीज, सर, काइंडली, ये तीन शब्द हमारे होते हैं, प्लीज, सर, काइंडली। अगर इन तीनों में से कोई वाक्य अगर आया है, कोई शब्द आया है वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, सर, काइंडली, तीनों में से अगर कोई एक आया हुआ है तो वह वाक्य हमारे रिक्वेस्ट के होते हैं। जैसे द सन said to his father, इन्वर्टेड कॉमा में प्लीज गिव मी 200 रुपीज, 200 रुपीज, फुल स्टॉप। हमने देखा कि ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। हमने देखा इसमें सन सेड टू हिज द सन सेड टू हिज फादर, पुत्र अपने पिता से बोला प्लीज गिव मी 200 रुपीज, कृपया, गिव मी माने मुझे दीजिए, 200 रुपीज माने 200 रुपए, कृपया मुझे 200 रुपए दीजिए।
ठीक, हमने देखा कि ये चूंकि थोड़ा सा आसान भी होता है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कामा के बाद में हमने देखा यहाँ पे प्लीज आया। जब प्लीज आए, सन आए, काइंडली आए, चाहे वाक्य के पहले आए चाहे वाक्य के बाद में आए, तो वह वाक्य हमारे इंपरेटिव सेंटेंस का प्रार्थना सूचक वाक्य होता है। अर्थात एक जूनियर व्यक्ति और सीनियर व्यक्ति से जब कुछ कहता है तो वो प्रार्थना करता है, तो इनसे भी हम पता लगा सकते हैं और इस रिपोर्टिंग वर्ब से भी, रिपोर्टेड स्पीच से भी पता लगा सकते हैं इनके सेंस को। तो हमने देखा कि जब पुत्र पिता से कह रहा है तो इसका मतलब वो प्रार्थना कर रहा है, तो शायद को हम रिक्वेस्टेड में बदल लेंगे, लिखेंगे द सन रिक्वेस्टेड हिज फादर। अब इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम टू लिखेंगे। उसके बाद में गिव मी, हमने देखा कि अब प्लीज को हम हटा लेंगे क्योंकि प्लीज का काम समाप्त हो गया। हमने प्लीज खाली इतना सा बताने के लिए आए थे कि इस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो रिक्वेस्टेड होगा। तो अब इस प्लीज का काम समाप्त हो गया, गिव हमने उतार लिया। उसके बाद में यहाँ पे आया प्रोनाउन मी। अब ये मी किसके लिए आ रहा है? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में जब फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आए तो रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के लिए आता है। अर्थात मी बदलेगा सन के अनुसार, सन थर्ड पर्सन का है, तो जब वो थर्ड पर्सन का है तो मी बदलेगा सन के अनुसार, अर्थात ही होगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हिम होता है। फिर इसको लिख लेंगे 200 रुपीज, 200 रुपीज फुल स्टॉप, ये हमारा वाक्य होगा। इसी में ठीक, धन्यवाद। कैमरे